जय संविधान। जय संविधान। देखिए अमिताभ जी, आज फिर एक ऐसा मुद्दा है जो कानून का मुद्दा है, जो पुलिस का मुद्दा है। और इन दोनों विषयों पे मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं तो फाइनेंस का एक छात्र हूं और मुझे फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज है, लेकिन कानून के बारे में मैं बिल्कुल शून्य हूं। और मुद्दा पुलिस का है, आप पुलिस अधिकारी हैं, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है, बता सकता है। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी पे बहुत सालों से एक आरोप लग रहा था कि उनके पास डुअल सिटीजनशिप है और यूके की सिटीजनशिप भी उनके पास है। और ये बहुत पुराना आरोप है जो कई सालों से चल रहा था। अच्छा, मानी बात है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर भारत सरकार चाहे, भारत सरकार के पास तो इतने स्रोत है कि 5 मिनट में पता चला सकता है कि किसके कहां सिटीजनशिप है, कहां का पासपोर्ट है, कहां उसने वोट दिया है। ये जानना सरकार के लिए तो 5 मिनट का काम है। अच्छा, जैसे हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी के बारे में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि उनके पास 2-2 3-3 पासपोर्ट हैं, तो उसी प्रकार का आरोप राहुल गांधी पे कई सालों से लग रहा था। और बार बार कोर्ट शायद ये कह रही थी कि भाई सरकार हमें सूचना दे और उसके आधार पे हम कार्रवाई करें। अच्छा, ये राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, ये कर्नाटका का है। इसने पहले तो जो एप्लीकेशन दी तो लोअर कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि नहीं, एडमिसिबल नहीं है, इस पे हम कोई केस रजिस्टर नहीं करेंगे। और मानी बात है कि जो लोअर कोर्ट होती हैं वो पूरी तरह से चीजों को एग्जामिन करती हैं, उनके पास बहुत सारा तथ्य होता है, उनके पास टाइम होता है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं वो तो बड़े रेयर मुद्दों को सुनते हैं, लेकिन लोअर कोर्ट ने कहा कि ये एडमिसिबल नहीं है और इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और इसको एडमिट नहीं किया। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट में जो एप्लीकेंट था, कर्नाटका का निवासी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने हाई कोर्ट में अपील की। और कुछ दिन पहले ये हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि साहब इस पे राहुल गांधी पे एफआईआर कराई जाए और जांच कराई जाए। अच्छा, इसको लेकर पूरे गोदी मीडिया में तहलका मच गया। शाम के जितने प्राइम टाइम थे उस पर डिस्कशन हुआ, राहुल गांधी पे एफआईआर हो गई, डुअल मेंबरशिप हो गई। जबकि यही आरोप हेमंत विश्व शर्मा पे की पत्नी पे लगे थे, तो उसमें आरोप लगाने वाले पे एफआईआर हो गई थी, उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस चली गई थी। और यहाँ जिसने आरोप लगाया था कि भाई इतने बड़े लीडर अपोजिशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और जिनके कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक है, उस पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे जिस पे आरोप लगा उस पे माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय ले लिया कि नहीं साहब, एफआईआर दर्ज कीजिए और कार्रवाई शुरू कीजिए। अच्छा, इसके बीच में शायद कुछ ऐसा हुआ। अब क्या हुआ ये तो भगवान जानता है, ये माननीय हाई कोर्ट जानता है। ये निर्णय हुआ कि नहीं साहब, एफआईआर नहीं दर्ज होगी और इसमें एक नोटिस इशू किया जाएगा राहुल गांधी को। और नोटिस तो पहले भी इशू हुआ होगा जब लोअर कोर्ट में केस आया होगा और उसका जवाब दिया होगा। उसके बाद सुनवाई करने के बाद लोअर कोर्ट ने कहा होगा केस एडमिसिबल नहीं है। अच्छा, मैं क्योंकि कानूनविद नहीं हूं, मैं भी ये मानता हूं कि मैं माननीय न्यायालय का कोई मानहानि नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप पुलिस में रहे होंगे, हजारों केसेस आपने कोर्ट में लड़े होंगे, वादी प्रतिवादी, आप तो जानते ही हैं पुलिस अधिकारियों को तो हर तरफ से घेरा भी जाता है और वो घेरते भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे अगर हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए और बाद में 48 घंटे के अंदर यह निर्णय ले लिया कि नहीं, इसमें जो राहुल गांधी हैं उनको चांस मिलना चाहिए कि वो अपना जवाब दें और इसलिए उनको नोटिस इशू किया जाए, एफआईआर न लिखा जाए, तो क्या ये यूजुअल प्रक्रिया है या ये अनयूजुअल प्रक्रिया है? क्या हाईकोर्ट, मानिए हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेता है, मानी बात है सोच समझ के लेता होगा, हाईकोर्ट है हमारे लिए तो बहुत ज्यादा सम्मानित है, और उसको अपने आप ही रिव्यू करके और उसके बाद कहे कि नहीं नोटिस इशू किया जाएगा, इसका मैंने पहले निर्णय में क्या कोई, मुझे नहीं पता, मैं कानूनविद नहीं हूं। और अगर मैं मानहानि अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहा हूं तो पहले एक क्षमा मांग लेता हूं। लेकिन अमिताभ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो आप ये बताइए, ये जो केस हुआ है, एक तरफ तो हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी पे सेम आरोप लगे और जो आरोपी था उसके पीछे पुलिस पड़ गई। यहाँ पे जो आरोपी है वो कर्नाटका में बैठा हुआ है और अगर तथ्य हैं, अगर मान लीजिए डुअल मेंबर सिटीजनशिप है, अगर उन्होंने वहां पे ब्रिटेन के अंदर वोट दिया है, अगर उनके पास डबल पासपोर्ट है, मानी बात है कोई भी उसकी रक्षा नहीं करेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इतना बड़ा आरोप अगर राहुल गांधी पे सिद्ध होता और इतना बड़ा उन्होंने क्राइम किया होता कि डुअल सिटीजनशिप ली होती और वहां का पासपोर्ट होता, तो अभी तक नहीं लगता है कि मुझे अमित शाह साहब को और मोदी जी को उनको गुजरात वाले केस में, मानहानि के केस में 2 साल की सजा दिलानी होती और पार्लियामेंट सीट उनकी छीनी होती।
अगर इतना बड़ा तथ्य भारत सरकार के पास होता तो अभी तक तो राहुल गांधी को पता नहीं इन्होंने राजनीति से कब का बाहर कर दिया होता। तो ये जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने पहले तो एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया और 48 घंटे के अंदर निर्णय ले लिया कि नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज होगी और इस पे आप नोटिस इशू कीजिए और तब हम देखेंगे। ये क्या आप लोग लगता है, व्हाट डू यू सेंस एज ए एक्स पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर, आपको क्या लगता है, क्या है, क्या हो सकता है, क्यों हुआ है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? अब देखिए प्रोफेसर साहब, ये जो भी हुआ है हाई कोर्ट में, ये बहुत ही अनयूजुअल है और बहुत अजीबोगरीब मैं इसको मानता हूं। और ऐसा अमृत काल में ही संभव है, मेरा ऐसा मानना है। सामान्य काल में तो ऐसा संभव नहीं है। देखिए, मैं शुरू से दर्शकों को यह मामला बताता हूं। देखिए, एक कर्नाटक में भाजपा का कार्यकर्ता है, विघ्नेश शिशिर नाम है। वो कोई छोटा मोटा वर्कर है, कोई बहुत बड़ा मैंने तो पहली बार नाम सुना है। उसने रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में एक केस किया। अब रायबरेली दर्शक जानते हैं कि राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र है। राहुल गांधी ने 2 जगहों से चुनाव जीता था, रायबरेली से और वायनाड से। उन्होंने रायबरेली कोर्ट की सीट रखी, वायनाड की सीट खाली कर दी, जहां से अभी प्रियंका गांधी एमपी है। और ये भी दर्शक जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर जिला में एक एमपी एमएलए कोर्ट अलग से गठित किया गया है, जो सिर्फ सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। तो ये जो विघ्नेश शिशिर हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में केस किया कि भाई जो राहुल गांधी हैं ये तो ब्रिटिश नागरिक है। और उन्होंने 2003 के मामले को रखा। उन्होंने कहा कि 2003 में एक कंपनी का गठन हुआ था, मेसर्स ब्लैकटॉप लिमिटेड, और उस कंपनी के गठन के दौरान राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था और अपने 2 पते दिए थे, एक लंदन का पता और एक हैम्पशायर का पता। उसके बाद इस पर पूरी बहस हुई निचली अदालत में, एमपी एमएलए कोर्ट में सब कुछ हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इसमें कोई दम नहीं है, इसको खारिज कर दिया कि इसमें कोई एफआईआर नहीं हो सकता, उसने ये कर दिया। उसके बाद जो विघ्नेश शिशिर थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच है उसमें पहुंच गए और यही बातें उन्होंने दोहराई जो बात वो एमपी एमएलए कोर्ट में कर चुके थे। अब यहां पर न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी एक हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनकी सिंगल बेंच में, एकल पीठ में ये सुनवाई हुई। अब जस्टिस ने, सुभाष विद्यार्थी ने परसों यानी कि 17 अप्रैल को फैसला दिया कि नहीं, ये प्राइमा फेसी लगता है, जिसको हिंदी में प्रथम दृष्टया कहते हैं, कि प्रथम दृष्टया लगता है कि राहुल गांधी ने कोई संज्ञेय अपराध किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और इसलिए यूपी पुलिस को उन्होंने आदेश दिया कि आप एफआईआर करें। अब वही जो आपने कहा कि उसके बाद तो गोदी मीडिया की चांदी हो गई, उसके बाद तो पूरा स्टूडियो गुलजार हो गए, और जो लश्कर नोएडा है, जो नोएडा में इनके स्टूडियो सब बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पूरा शुरू कर दिया, लगा कि अब तो राहुल गांधी को ये लोग कहां फांसी के तख्ते पर ही पहुंचा देंगे। उसके बाद लेकिन कल ये एक अजीबो गरीब खबर आई, और खबर आई कि नहीं, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने अपने ही आदेश को रिवाइज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें राहुल गांधी को भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। और 20 अप्रैल यानी टुमारो उन्होंने अगली तारीख रखी है और कहा है कि इसमें एक नोटिस जाएगा। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक बात तो एक दर्शकों को मैं बता दूं, एक सिद्धांत होता है नेचुरल जस्टिस का, हिंदी में जिसको प्राकृतिक न्याय कहते हैं या नैसर्गिक न्याय कहते हैं। ये पूरा यूनिवर्सल सिद्धांत है कि किसी भी आदमी को सुने बगैर आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये एकदम यूनिवर्सल सिद्धांत है और कानून का समझिए मूलभूत सिद्धांत है। नेचुरल जस्टिस मतलब एक अजमल कसाब जो कि AK-47 के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया, आतंकवादी था, उसको भी ऐसा नहीं कि पकड़ते के साथ ही बंबई में चौराहा पर फांसी पर लटका दिया गया। उसका भी 3-4 साल तक ट्रायल चला, उसके बचाव के लिए एक वकील दिया गया, क्योंकि ये नैसर्गिक न्याय था, प्राकृतिक न्याय था कि भाई उसको भी जो कहना है सुन लीजिए। और ठीक है, अंत में उसको फिर दोषी पाया गया, फांसी पर लटका दिया, सब हुआ, लेकिन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत उसकी भी बात सुनी गई। अब ये बात तो बड़ी अटपटी है कि अगले रोज ये बात मतलब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी को ध्यान में आया कि अरे राहुल गांधी की बात तो सुनी ही नहीं गई है।
क्योंकि ये बात, वो तो खैर न्यायमूर्ति हैं, उनका तो मैं भी सम्मान करता हूं, आखिर मतलब माननीय न्यायमूर्ति हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। और ये बात तो एक लॉ का स्टूडेंट जो कि एकदम यहाँ और तो और कॉलेज हाई स्कूल तक का बच्चा जानता है, तो ये बात तो ऐसे ही नहीं मेरी हमको पच रही है कि ये जो ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ न्यायमूर्ति महोदय को, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उन्होंने 18 तारीख तक उनको नहीं मालूम था नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट, और 17 तक नहीं मालूम था और 18 को उनको ये कंसेप्ट मालूम हुआ। ये तो अजीब बात है। और यदि उन्होंने राहुल गांधी को बिना नोटिस दिए हुए ये मतलब निर्णय दे दिया था, तब तो मैं इसको घोर आपत्तिजनक मानता हूं, है ना। क्योंकि इसके खिलाफ यदि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते, तब तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी मतलब कड़ी टिप्पणी कर देता न्यायमूर्ति पर कि आपने बिना उनकी बात सुने कैसे ये जवाब दिया। तो जो भी हुआ है, आप देखिए, मैं यदि ये मतलब अंदाजा लगाने लगूं कि इसके पीछे कुछ न्यायमूर्ति पर दबाव हुआ होगा, ये सब होगा, तो वो तो अवमानना वाली बात हो जाएगी, वो मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब बात है कि पहले आपने आदेश दे दिया और फिर अचानक आपने कहा कि नहीं, उनको भी मुझे सुनना चाहिए। तो अब तक आपने जो सैकड़ों फैसले दिए हैं, क्या उसमें आपने दूसरे पक्ष को बिना सुने फैसले दे दिए थे? ऐसा तो नहीं है कि न्यायमूर्ति का ये पहला केस होगा। इनके पीठ ने अब तक सैकड़ों केस और भी सुने होंगे, तो क्या उसमें आपने बिना दूसरे पक्ष को सुने फैसला दिया? तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है। अब इसमें देखिए 2-3 बातें मुझे जो लग रहा है, क्या है, एक तो देखिए संयोग से अभी बिल्कुल ऐसे ही मिलते-जुलते आरोप लगे थे हिमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां पर। रिंकी भुइयां पर ऐसे ही आरोप पवन खेड़ा ने लगाए थे और दस्तावेजों के साथ लगाए थे कि उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट है ना, इजिप्ट के यानी मिस्र के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, संयुक्त अरब अमीरात के, और एंटीगुआ और बारबाडोस के। ये बिल्कुल पवन खेड़ा ने दस्तावेजों के साथ लगाए थे। अब उसमें तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह गई। असम पुलिस ही पवन खेड़ा के घर पहुंच गई कि भाई तुमने अमृत काल में सच बोलने की गुस्ताखी कैसे कर ली, है ना। उन्हीं को मतलब पकड़ने के पीछे हो गया। उनको तेलंगाना हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो उसमें तो लगा कि पवन खेड़ा ही मतलब मुख्य अभियुक्त है, रिंकी भुइयां तो एकदम ये है, बेदाग है। तो और उसके बाद हिमंत विश्व शर्मा ने कैसी गाली गलौज की पवन खेड़ा के साथ, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब देखिए उस समय गोदी मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। इसमें ये हुआ। अब ये देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात महसूस की गई होगी कि इस पूरे विवाद से राहुल गांधी को और ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि ठीक एक ऐसे ही न्यायिक प्रक्रिया में इसी सरकार की राहुल गांधी मामले में ही अच्छी छिछालेदर हो चुकी है ना। जो कर्नाटक में ही राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था कि सारे भागने वाले मोदी ही क्यों होते हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी। तो गुजरात के कोई टुटपुजिया मोदी थे, उन्होंने केस कर दिया कि तो बहुत बड़ा हमारा ये हो गया, हमको चोर कह दिया राहुल गांधी ने। एक जबरदस्ती वाली बात हो गई, जबकि राहुल गांधी ने उनको चोर कहा भी नहीं था, उन्होंने अलग संदर्भ में कहा था। और सूरत कोर्ट ने, जो कि एक लोअर कोर्ट है, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। अब ये ओम बिरला साहब जो है, हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने एकदम झपट्टा मार लिया और तुरंत राहुल गांधी की रातों रात समझिए कि सदस्यता खत्म कर दी गई। उसके बाद सरकार को लगा कि 10 दिन और सरकारी बंगले में रह जाए तो हो सकता है देश में कोई भूकंप बड़ा सा आ जाए या चक्रवात आ जाए। तो तुरंत राहुल गांधी से उनका सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया। एक सरकारी अधिकारी ने जाकर उनसे चाबी भी छीन ली, उनका सरकारी मोबाइल भी छीन लिया गया, है ना। और आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी, है ना। और उसके बाद इन लोग की बड़ी फजीहत हुई। उसके बाद इनको अब सदस्यता भी वापस देनी पड़ी, सरकारी बंगला भी लौटाना पड़ा, सब कुछ लौटाना पड़ा। तो होता क्या है, तो सरकार को कहीं ना कहीं लगा होगा, या न्यायमूर्ति को भी अपने विवेक से ही लगा होगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो जाए कि इसमें मतलब एक लोग न्यायपालिका पर भी सवाल उठाने लगे। देखिए अभी बहुत सारे फैसले आए हैं। और एक मैं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात चली तो मैं उसको याद दिला दूं दर्शकों को। वो भी 10 मुश्किल से हफ्ता दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति ने इस्तीफा दिया है, यशवंत वर्मा ने। यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति महोदया को अपना रेजिग्नेशन भेजा है, क्योंकि ये जो यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में जब वकील थे पिछले साल, होली के दिन इनके घर आग लग गई थी और दमकल वाले पहुंचे तो इनके घर मात्र 15 करोड़ रुपए मतलब जले हुए मिले थे।
और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी ने इस आरोप को सच पाया और सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि इस्तीफा दीजिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। फिर इन पर अभी महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी संसद में, इम्पीचमेंट, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तो सिर्फ इम्पीचमेंट के सहारे ही हटाए जा सकते हैं। और जब उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजा गया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी कि भाई ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ादान नहीं है कि कोई दागी जस्टिस हो तो उसको इलाहाबाद भेजो। और उस फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट से इनसे सारे न्यायिक कार्य ले लिए थे, सारे जुडिशियल वर्क ले लिए थे कि आप न्यायमूर्ति बने रहिए, लेकिन आप किसी केस की सुनवाई नहीं कर सकेंगे। तो बड़ी इनकी छिछालेदर हुई थी जस्टिस यशवंत वर्मा की, और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। अब देखिए, ये जो फैसला आया था जस्टिस सुभाष विद्यार्थी का राहुल गांधी पर, तो कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जस्टिस मार्कंडे काटजू को याद किया। जस्टिस मार्कंडे काटजू जब सुप्रीम कोर्ट में थे, कई साल पहले की बात थी, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर एक टिप्पणी की थी कि देयर इज समथिंग रॉटन इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, है ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुछ सड़न पैदा हो गई है। अब ये बहुत सख्त टिप्पणी है, और ऐसे नहीं कि कोई सड़क पर चलता आदमी कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कर रहा है और ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, अपने फैसले में कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने जस्टिस मार्कंडे काटजू को भी याद किया कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर क्या टिप्पणी की थी। तो देखिए, इसी माहौल में मैं दर्शकों को इसमें कुछ कानूनी पहलू बताता हूं। देखिए, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ड्यूअल सिटीजनशिप भारत में नहीं है। दुनिया के कई देश हैं, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहां ड्यूअल सिटीजनशिप हो सकता है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत के भी, आप चीन के भी, यहां भी हो। और एक है, भारत में ओसीआई होता है, संयोग से ये मेरा पारिवारिक मसला भी है, मेरे सारे भाई बहन अमेरिका में है, वो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन ओसीआई जो होता है वो नागरिकता नहीं होती है। उन लोगों को सिर्फ भारत में कुछ विशेष सुविधाएं मिलती है कि वो जमीन खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सिविल राइट्स मिलते हैं, है ना। इस तरह के उनको अधिकार मिलते हैं, उसको ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर राहुल गांधी सच में रहते इंग्लैंड के, तो ये कम बड़ा ये गंभीर मामला नहीं था। और आप कह रहे हैं कि 2003 में कागज, अभी 26 है, तो 23 साल में ये जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं, ये जो हमारे जेम्स बॉन्ड के एक अवतार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये तो खुद इंग्लैंड में जाके एक विशेष विमान से, हो सकता है राफेल से ही चले जाते, राफेल विमान से ये इंग्लैंड जाके ये सारे कागज ले आते, और उनको बीजेपी आईटी सेल अब तक रातों रात पूरा वायरल कर चुकी होती। ये मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। जिस तरह से भाजपाई लोग किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, अगर सच में राहुल गांधी ने ऐसे कागज दिए होते, तब तो अजीत डोभाल लेके पहुंच जाते और उसको संसद में दिखाया जाता, खुद प्रधानमंत्री जी दिखाते, एफआईआर होता। 23 साल में यदि कुछ नहीं हो सका, जबकि राहुल गांधी बिल्कुल खुल के हमलावर रहे अमिताभ जी, मेरा एक प्रश्न ये है, जैसे मान लीजिए आपने तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप डेपुटेशन में रहे होंगे जी भाई, आप ये बताइए, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी का मामला है और राहुल गांधी का मामला है, ये तो मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर भारत सरकार पता चला सकती है कि हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं या नहीं। 24 घंटे, 24 घंटे का काम है। राहुल गांधी के पास डबल सिटीजनशिप है, ये 24 घंटे का काम है। 24 घंटे मान लीजिए ये आरोप सच है, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के ऊपर हो, चाहे राहुल गांधी, अगर ये सच है, अगर वो दोषी है, हम लोग किसी की सहानुभूति ना हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के साथ होगी ना राहुल गांधी के साथ होगी। लेकिन अगर ये झूठ है, तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर पवन खेड़ा को कस्टडी में लेना, उन पे एफआईआर करना, उनको, अरे यार, जो आरोपी है उससे उसके क्या प्रूफ मांग रहे हो? सीधे गवर्नमेंट से मांगो, जहां से वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट इश्यू किया है। और अगर सच पाया जाए कि पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं, तो पवन खेड़ा को जेल भेज दो। अगर पवन खेड़ा सच बोल रहे हैं, तो हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी को जेल भेज दो। राहुल गांधी सच कह रहे हैं तो उनको बेदाग रखो, उन पे कोई आरोप मत लगाओ। राहुल गांधी दोषी है, उनको जेल भेज दो। भाई, दोषी के साथ तो कोई भारतवासी नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन इसमें जैसे मेरा केस चल रहा है, 2 केसेस बगल में मेरे इलीगल कंस्ट्रक्शन लोगों ने करा रखा है, मेरी धूप हवा रुकी हुई है, 7 साल से केस चल रहा है। अब बार बार कोर्ट ये डेट देती है, कहती है एविडेंस लेंगे, हम जिरह करेंगे। अरे यार, जिरह क्या करोगे? अपने आदमी को भेजो, फोटो खींचे, वीडियो देखो और देखो कि लीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है।
और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखा है तो तोड़ दो, नहीं हो रखा है तो मुझे जेल भेज दो। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एविडेंस आरोपी से लेने की क्या आवश्यकता है, या जो आरोप लगा रहा है उससे लेने की क्या आवश्यकता है, सीधे वहां की ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगो कि राहुल गांधी के पास डबल सिटीजनशिप है क्या, आपके यहाँ सिटीजन ले रखी है क्या, ले रखी है तो उनकी पार्लियामेंट सीट छीन लो और हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को जेल भेज दो। तो ये इतनी लंबी प्रक्रिया चलाने की और बदनाम करने की और राजनीतिक लाभ उठाने का क्या मतलब है? नहीं, मतलब तो साफ है। ये लोग देखिए, ये लोग चरित्र हनन की राजनीति करते हैं, है ना। चरित्र, इन लोग को देखिए पूरा ये जो मतलब इसका जो इकोसिस्टम है संघ परिवार का, आरएसएस हो, बीजेपी हो, ये हो, इसलिए आरएसएस को कभी बहुत जमाने में एक समाजवादी नेता थे मधुलिमय जी कहते थे कि आरएसएस का मतलब होता है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, है ना। अफवाह उड़ा दो, है ना, अफवाह उड़ा दो, उसको 100 बार बोलो, 50 बार बोलो, व्हाट्सएप पर डाल दो, फेसबुक पर डाल दो, इधर से बोल दो, उधर से बोल दो, और उसके बाद सब लोग बोले कि हाँ ऐसा तो हुआ था। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी के जो दादाजी थे, राजीव गांधी के पिता, उनका नाम फिरोज गांधी था और वो पारसी थे, है ना, पारसी थे। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सालों से एक अभियान चला हुआ है कि उनका नाम फिरोज खान था और वो मुसलमान थे। नहीं अमिताभ जी, एक चीज मैं थोड़ा सा एक निवेदन, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं लेकिन एक चीज पूछना चाह रहा हूं। देखिए पिछले 4-5 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर 2-3 घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है उससे भी कुछ संवेदना बदली है। जैसे गार्गी कॉलेज के अंदर जो बच्चियों का, लड़कियों का कॉलेज है, वहां एबीवीपी को खदेड़ दिया, 10-12 बंदे घुस गए। हजारों लड़कियों ने एबीवीपी गो बैक, एबीवीपी, क्योंकि उन लड़कों ने सोचा होगा लड़कियों की क्या हिम्मत, हमें रोक लें। बिल्कुल, लड़कियों ने उन्हें दौड़ा लिया और पुलिस उनको बाहर निकाल के ले गई, वरना लड़कियां उन्हें कूट देती वहीं पर, क्योंकि वो सोच के घुसे थे कि जो बनाए करेंगे। फिर स्मिता प्रकाश हैं जो आप जानते हैं एनआई की, एएनआई वाली, वो मिरांडा हाउस में गई तो कोई थी ही नहीं। अब मिरांडा हाउस में गई तो ना अब उनको बुलाने वाले थे ना कोई स्टूडेंट था, उन्होंने जाके अपना ट्वीट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि कुछ क्या ऐसा भी हो रहा है कि कुछ फिजा बदल रही है। अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर ये बिल गिरा, तो इसका मतलब यह है कि क्या लोगों को आभास हो रहा है कि हवा बदल रही है, और इस समय अगर आपने कोई गड़बड़ काम किया तो हो सकता है 6 महीने के बाद बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि नेपाल में हमने सुना है और हंगरी में सुना है, जो गोदी मीडिया है उनके संस्थापकों के ऊपर एफआईआर हो रही है। बिल्कुल, नहीं, ये तो होना ही है। इसको जो आपने कहा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, जो कहते हैं कि वो तो दीवार पर जो इबारत है वो तो बदल ही रही है। आपने तो ये स्मिता प्रकाश की बात की और ये गार्गी वाली बात की। इससे बड़ी घटना तो अब नोएडा की क्रांति हुई है ना। नोएडा की क्रांति हुई है। 40,000 मजदूर, आप कम संख्या समझ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उसको हम लोग दिल्ली ही माने, एनसीआर में 40,000 मजदूर यदि सड़कों पर आ गए तो आप कितनी भी बात बनाते रहिए कि पाकिस्तान कनेक्शन है, नक्सल कनेक्शन है, सब लोग जान रहे हैं कि भाई अब लोगों के मतलब सब्र का जो पैमाना है वो अब छलकना शुरू हो गया है। और बार बार स्पिन डॉक्टरिंग करके और ये करके वो करके आप नहीं ये कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने महिला आरक्षण पर झूठ बोलना शुरू किया है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण नहीं किया, ये नहीं किया, तो अब इन लोग की निरंतर पोल खुल रही है। अरे महिला आरक्षण बिल सही नहीं जो गिरा है, जो गिरा है वो तो डिलिमिटेशन का बिल गिरा है। महिला आरक्षण बिल उन्होंने वापस लिया है जो पहले 2023 में पास हो चुका है। ये तो आप जानते हैं और मैं जानता हूं ना। लेकिन जो दुष्प्रचार चल रहा है, कल भी राहुल गांधी के घर पर चली गई थी भाजपा की महिला कार्यकर्ता। अरे और कौन गई थी अमिताभ जी? देखिए ऐसी महिलाएं थी जो मुसलमान होकर जिन्होंने दूसरी शादी की है, एक ऐसी थी जिन्होंने किसी की पति को छीन के शादी की है। मैं नाम नहीं दूंगा वरना मानहानि का केस हो जाएगा। लेकिन मतलब इस प्रकार की महिलाएं, भैया महिला उद्धार के नाम पे अगर बात करो आप, तो महिलाओं के भाई सोनिया गांधी हैं, सम्मानित महिला हैं, भारतीयता को उन्होंने अपना लिया, देश की बनी, हमारे देश की हर व्यवस्था को उन्होंने पालन किया, हर मर्यादा का पालन किया। तो ऐसे लोगों, भाई ऐसे लोग आंदोलन करें, और भाई जो रूलिंग पार्टी है वो जाके अपोजिशन के पुतले जलाए और पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या कि जो 6 महीने बाद होने वाला है? नहीं, यही हो रहा है। लेकिन देखिए एक बार जो पाप का घड़ा भर जाता है ना, अगर देखिए अभी तो 4 मई को बहुत समय नहीं रह गया, आज हम लोग 19 तारीख को बात कर रहे हैं, मतलब 15 दिन है, एक पखवाड़ा है। यदि ज्ञानेश कुमार की समस्त वोट चोरी बंदोबस्त के बावजूद यदि 5 राज्यों में ये लोग हार जाते हैं,
तब तो देखिए ऐसा तूफान आएगा कि उस तूफान में ये लोग तिनके की तरह उड़ जाएंगे और बहुत मुश्किल। अभी देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया, हाँ वसुंधरा राजे वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक लंबा मतलब खत लिख दिया है, मतलब इसको मोहन भागवत को, और उसमें उन्होंने, और वसुंधरा राजे सिंधिया सीनियर नेता है, 2-2 3-3 टर्म राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं। आपको विजया राजे सिंधिया की बेटी हैं, ये जो केंद्रीय मंत्री की फुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सिंधिया परिवार तो बीजेपी का एक बड़ा जाना माना परिवार है। उसने लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है कि आप महिला आरक्षण में आप क्या राजनीति कर रहे हैं। तो आप तो दूसरी पार्टियों को छोड़ दीजिए, आपकी अपनी पार्टी की एक सीनियर नेता, वो भी एक महिला जो है, वो आपको ये कर रही है। और महिला आरक्षण पर बोल कौन रही है, तो आपने तो नाम नहीं लिया, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं कि स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली का पति चुराया है। ज्ञानेश कुमार यदि वोट चुराते हैं तो स्मृति ईरानी भी पति चुराती है। सारे चोर एक ही गिरोह में आ गए हैं। तो ये लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं एप्स्टीन के टापू पर जाने के। अब यदि एप्स्टीन के टापू पर ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने तो नहीं गए थे, क्या करने गए थे वो भी सबको पता है ना। और अभी तो बहुत कुछ ही खंड आए हैं, अभी तो बहुत खंड आने बाकी हैं। तो वो आते आते क्या होगा। और मधु किश्वर लगातार डंके की चोट पर कह रही हैं, और आप मधु किश्वर के घर अब तक ईडी का रेड नहीं हुआ, अब तक सीबीआई नहीं गई, अब तक आपने उनको, क्या नहीं हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। तो आप क्यों इतना डिमोरलाइज्ड हैं, आपका मनोबल क्यों टूटा हुआ है ना। तो ये स्थिति है। तो देखिए तो माहौल तो बदलता ही है। एक कोई भी जो तानाशाह होता है तो वो उसकी तानाशाही, एक कहावत है कि मिट्टी से पूछो सिकंदर कहाँ है ना। नहीं तो ये सिकंदर, बताइए अमिताभ जी, जो कर्नाटका के अंदर तो कांग्रेस की सरकार है, वो जो आरोप जिसने लगाया है, उसके घर पुलिस भेज दे। जैसे आपको भी पुलिस ने परेशान किया था, उधर हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पे लगाने पे भी परेशान किया था, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती? बिल्कुल बिल्कुल उससे कहिए तथ्य दिखाओ, प्रूव करो। कोर्ट में सही बाद में बात जाना, पहले प्रूव करोगे तुम ये, वरना तुम बदनाम कर रहे सही हो, तुम्हें बात है, अंदर कर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, जो खेल आप खेल रहे हैं वो कांग्रेसी सरकारें खेल रही हैं। यदि आप असम पुलिस को भेज सकते हैं दिल्ली, तो वहां कर्नाटक में ही वो रहता है जहां कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं, तो सिद्धरमैया उनको विघ्नेश शिशिर को अंदर कर दें कि तुम क्या कर रहा है। तो ये जो देश में एकदम मतलब अजीब स्थिति आ रही है। तो लेकिन राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी में एक बात ये हो गई है कि इन लोगों ने उसको घेर घेर के राहुल गांधी को इन्होंने उनको नायक बना दिया है, और जितना ज्यादा उन पर हमले होते हैं उनका एक नायक वाली छवि बनने लगी है। और यही बात कहीं ना कहीं अब सब महसूस करने लगे हैं कि भाई उतना ही हमला करो जिससे कि इसका कद बहुत नहीं बढ़ जाए। नहीं अमिताभ जी, प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो प्रियंका गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए मोदी जी को नेशनल एड्रेस करना पड़ता है। जी बिल्कुल। मैंने प्रियंका गांधी का मुकाबला करने के लिए किसी और को उतार देते, हाँ रविशंकर प्रसाद को उतार देते, अनुराग सिंह गोली मारो ठाकुर को उतार देते। मोदी जी गोली को मारो खुद ठाकुर, उतरना पड़ रहा है, खुद उतरना पड़ रहा है, राष्ट्र के नाम संबोधन के माध्यम से उतरना पड़ रहा है। तो ये बगैर तो महिला देखिए सम्मान। चलिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत करते किसी हैं। को जी जी जर्सी गाय कह देते हैं, किसी को जी जी, सुर्पनखा कह किसी देते को हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करोड़ कह की देते गर्लफ्रेंड हैं कह देते हैं। तो कांग्रेस हमारे की, आदर्श तो और बंगाल में जाके दीदी ओ दीदी कर देते हैं, है ना। तो महिला जिस पर सम्मान जिस हमें पर सीखना पड़ेगा माननीय मोदी जी से। टेलीग्राफ अखबार ने सुर्खियां लगाई थी कि प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स लाइक ए कमेंट मारा बॉय। ये टेलीग्राफ अखबार की सुर्खियां थी जब इन्होंने बंगाल में जाके दीदी ओ दीदी किया था। तो कितना महिलाओं को सम्मान है वो देख रहे हैं। जी चलिए अमिताभ साहब, बहुत बहुत जी धन्यवाद, आपने जी, जी काफी आपका भी। सारे मुद्दे क्लियर किए। जी और जी मेरे ख्याल से कर्नाटका गवर्नमेंट शुड अरेस्ट दैट पर्सन। बिल्कुल अगर बिल्कुल। भाई, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये सिद्ध होता कि राहुल जी गांधी के पास डुअल सिटीजनशिप है, तो मानी जी जी माने राहुल गांधी का समर्थन पूरे हिंदुस्तान में कोई ना करता। इसका मैंने बिल्कुल गलत केस है, गलत केस लगाने वाले को बिल्कुल अंदर करना ये बिल्कुल सीतारमैया का कर्तव्य बनता है। चलिए, बहुत बिल्कुल। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्ते, जी नमस्ते।